Jai Hind friends, welcome to Kalyani IAS Academy. In this lecture we will study structure and functions of cell. Now start the lecture and understand what is biology. See, biology is the branch of science under which all living organisms are studied in detail. For an example, plants, animals and humans etc. are studied in biology. To understand this subject biology properly, at first we need to know what is the difference between non-living things and living organism. Right? We will understand this difference through characteristics of living organism. Right? तो यदि आपसे पूछा जाए what are the characteristics of living organism, राइट तो इन कैरेक्टरिस्टिक्स के माध्यम से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, साथ ही साथ इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स के माध्यम से हम जो है लिविंग और नॉन लिविंग्स में अंतर भी समझेंगे. तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पर रिप्रोडक्शन. द एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू वर्थ सिमिलर ऑर्गेनिज्म इज नोन एज रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्शन इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. राइट, अगर हम देखें तो जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो कभी भी अपने जैसी थिंग्स को रिप्रोड्यूस नहीं कर पाती हैं, वहीं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है राइट तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेल और फीमेल लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलकर अपने जैसे ही सिमिलर लिविंग ऑर्गेनिज्म को बर्थ दे सकते हैं. अर्थात जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स पाया जाता है, विच मीन्स दैट द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज एबिलिटी टू बर्थ सिमिलर ऑर्गेनिज्म. सेकेंड क्या हो जाएगा, कॉन्शियसनेस हो जाएगा. राइट, कॉन्शियसनेस क्या होती है, राइट द एबिलिटी टू फील एंड रिएक्ट टू लाइट, हीट, वाटर, ग्रेविटी एंड केमिकल सब्सटेंसेस. तो जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो ना तो इनको फील कर पाती हैं और ना ही इनके अगेंस्ट में कोई रिएक्शन दे पाती हैं, वेयरएज जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो लाइट, हीट या ग्रेविटी राइट या केमिकल सब्सटेंसेस को फील भी करते हैं और उनके अकॉर्डिंग रिएक्ट भी करते हैं, विच मीन्स ऑल लिविंग बीइंग्स हैव द एबिलिटी टू फील एंड रिएक्ट टू लाइट, हीट, वाटर, ग्रेविटी एंड केमिकल सब्सटेंसेस. राइट, थर्ड क्या हो जाएगा यहाँ पर, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा. द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज सेल. और ये भी एक मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्योंकि सेल में एक सेल का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, सेल कैन रिप्रोड्यूस. राइट, आगे जाके हम पढ़ेंगे सेल डिवीजन. राइट, तो थ्रू सेल डिवीजन जो है, थ्रू सेल डिवीजन जो पेरेंट सेल होती है, राइट थ्रू सेल डिवीजन जो पेरेंट सेल होती है वो कई डॉटर सेल में क्या हो जाती है, राइट डॉटर सेल में परिवर्तित हो जाती है और इसी वजह से सेलुलर ग्रोथ होती है. और सेलुलर ग्रोथ होने की वजह से ही जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी क्या होती है, ग्रोथ होती है. साथ ही साथ जो जितनी भी डैमेज सेल्स होती हैं राइट वो भी रिप्रोड्यूस हो जाती हैं. फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम देखें नॉन लिविंग थिंग्स, अगर मैं इसका ये कैप हटा देता हूँ या इसमें स्क्रैच आ जाता है या ये वर्ण हो जाता है तो ये 10 साल बाद भी उसी पोजीशन में रहेगा. वेयरएज अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म को चोट लगती है या लिविंग ऑर्गेनिज्म वर्ण हो जाते हैं या उनकी जो स्किन है या जो सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं तो आफ्टर सम टाइम उसी जैसी हूबहू सेल डिवीजन के माध्यम से अगेन क्या हो जाती हैं, प्रोड्यूस हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है राइट उनकी ग्रोथ होती है. साथ ही साथ उनके जो भी वेस्ट सेल होती हैं राइट या उनकी जो भी डैमेज सेल हो जाती हैं वो अगेन सेल डिवीजन से क्या हो जाती हैं, राइट उतनी ही सेल फिर से नई प्रोड्यूस हो जाती हैं. तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. फोर्थ क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म हो जाएगा. राइट तो जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. राइट और एनर्जी की रिक्वायरमेंट के लिए ही सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं. अर्थात जो बायोकेमिकल एक्शंस होती हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती हैं. तो ऑल द बायोकेमिकल एक्शंस दैट टेक प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म टू कंप्लीट लाइफ आर कलेक्टिवली नोन एज मेटाबॉलिक एक्टिविटी. और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज दो प्रकार की होती है. पहला क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा. राइट, ऑक्सीडेशन इज अ मेटाबॉलिक एक्टिविटी इन विच
complex molecules are formed from simple molecules in the body of living organism, और इसी की वजह से ही क्या होती है, ग्रोथ होती है। अर्थात जो सेल्स होती हैं, राइट, सेल्स से मिलकर ही टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से मिलकर ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। इस तरीके से एक तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर तैयार होता है, साथ ही साथ इसी तरीके से जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या होती है, ग्रोथ होती है। तो ऑक्सीडेशन में जो सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं, राइट, उनसे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। साथ ही साथ क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। सो रिडक्शन इज अ मेटाबॉलिक प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन टू फॉर्म सिंपल मॉलिक्यूल्स, राइट, सिंपलर मॉलिक्यूल्स, राइट, एंड रिलीज एनर्जी। फॉर एन एग्जाम्पल, वॉट एवर वी कंज्यूम, राइट, हम चपाती, राइस या फ्रूट्स को कंज्यूम करते हैं जिनमें पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि डाइजेशन के माध्यम से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ग्लूकोज से ही हमको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो इस तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिज्म पाया जाता है। फिफ्थ क्या हो जाएगा, ग्रोथ हो जाएगा, राइट। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, राइट, द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज अ सेल, और सेल में सेल डिवीजन के माध्यम से ही जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, राइट, उनकी क्या होती है, ग्रोथ होती है, राइट। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, राइट, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम उनकी लेंथ में, विड्थ में, वेट में क्या होता है, इंक्रीज होता है, राइट। तो ये 5 क्या हो जाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हो जाएंगे। इसके अलावा भी क्या हो जाएगा, मूवमेंट, न्यूट्रिशन और एक्सक्रेशन, ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, राइट। तो इन कैरेक्टरिस्टिक्स के माध्यम से, राइट, यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आर द characteristics of living organism, as well as you have understood what is the difference between non-living things and living organisms, राइट। तो बायोलॉजी में इन्हीं लिविंग ऑर्गेनिज्म का ही जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी की जाती है, राइट। सो बायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस अंडर विच ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर स्टडीड इन डिटेल। अब जो बायोलॉजी वर्ड है, दिस बायोलॉजी वर्ड वाज फर्स्ट यूज्ड इन 1801 बाय लेमार्क एंड ट्रेविरेनस, राइट। और पहले व्यक्ति थे, राइट, अरिस्टोटल वाज द फर्स्ट पर्सन, राइट, जिन्होंने जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके ऊपर स्टडी की थी और एक किताब भी लिखी थी। इसी वजह से अरिस्टोटल को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। सो अरिस्टोटल वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्टडी द लिविंग ऑर्गेनिज्म, देयरफॉर अरिस्टोटल और अरस्तु इज नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी। अब जो अरिस्टोटल थे उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म पर स्टडी की थी, उनमें से जो अधिकांश लिविंग ऑर्गेनिज्म थे वो एनिमल थे, और उनकी किताब का नाम भी क्या था, हिस्टोरिया एनिमिलियम, राइट। सो अरिस्टोटल वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्टडी लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड ही रोट अ बुक नेम्ड हिस्टोरिया एनिमिलियम। इन दिस बुक ही डिस्क्राइब्ड मैनी एनिमल्स, राइट। इस तरीके से देखा जाए तो एनिमल्स पर डिटेल जो स्टडी थी वो सबसे पहले अरस्तु ने की थी। देयरफॉर अरस्तु इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ जूलॉजी। वहीं जो प्लांट्स थे, प्लांट्स के बारे में जो डिटेल स्टडी की थी वो थियोफ्रास्टस ने की थी। देयरफॉर थियोफ्रास्टस इज नोन एज फादर ऑफ बॉटनी, और थियोफ्रास्टस रोट अ बुक नोन एज हिस्टोरिया प्लांटरम, राइट। नाउ वी विल स्टडी द सेल, राइट। तो ये हमारा एक बेसिक पोर्शन था। अब बायोलॉजी में ये जो यूनिट 3 है, यूनिट 3 का पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे, और पहला टॉपिक में क्या लिखा है, राइट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सेल, राइट। अब जो सेल का टॉपिक है, राइट, दिस टॉपिक इज वेरी वास्ट, राइट। देयरफॉर हम इसको 3 या 4 लेक्चर में इस सेल के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी व्हाट इज सेल, राइट, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, राइट। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम सेल के स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे, और फिर एक लेक्चर में हम जो है सेल डिवीजन को स्टडी करेंगे। चलिए, सो लेट्स स्टडी द फर्स्ट टॉपिक ऑफ यूनिट 3 विच इज सेल, राइट। सेल क्या होती है, देखिए, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल से मिलकर ही बने हुए होते हैं।
अर्थात लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वही क्या कहलाती है, सेल कहलाती है। तो सिंपल जो डेफिनेशन है सेल की वो हो जाएगी, द बॉडी ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट नोन एज सेल, राइट। और ये जो सेल है ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है, जिसको हम इन 2 पॉइंट से यहाँ पर समझेंगे। देखिए इतना तो हमको पता है कि द बॉडी ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट, जिसको क्या कहा जाता है, सेल कहा जाता है। अब जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसमें क्या होती है, डिफरेंट सेल होती हैं, और जो डिफरेंट सेल होती हैं वो डिफरेंट फंक्शंस को क्या करती हैं, परफॉर्म करती हैं, और इसी वजह से सेल को ही क्या कहा जाता है, फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। तो डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स, राइट, सेल में कई ऑर्गन्स पाए जाते हैं जिनको सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं, और ये डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। तो डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन द सेल परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस, हैंस सेल इज नोन एज फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। साथ ही साथ ये बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट भी मानी जाती है। क्यों? क्योंकि देखिए ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल्स, और सेल्स से मिलकर ही क्या बनते हैं, टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से मिलकर ऑर्गन्स बनते हैं, और जब ऑर्गन्स आपस में मिलते हैं तो उनसे एक ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऑर्गन सिस्टम से ही क्या बनता है, एक ऑर्गेनिज्म बनता है। इस तरीके से जो सेल है वो क्या होती है, स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। जैसे फॉर एन एग्जांपल देयर आर लॉट ऑफ सेल्स इन आवर बॉडी, वो सिमिलर जो सेल्स है, सिमिलर सेल्स इन वर्क एंड फंक्शन, उनको ही टिश्यूज कहा जाता है, राइट। तो हमारे बॉडी में कई सेल्स हैं, उन सेल्स से टिश्यूज बने हैं, राइट। टिश्यूज जो हैं, टिश्यूज से ही क्या बनते हैं, ऑर्गन्स बनते हैं, जैसे हार्ट हो जाएगा, किडनी हो जाएगा। और जब कई ऑर्गन्स और कुछ जो सेल्स होती हैं उनसे एक क्या बनता है, राइट, ऑर्गन सिस्टम बनता है, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम हो जाएगा, राइट, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम हो जाएगा, और जब कई सिस्टम्स मिलते हैं तो उससे ऑर्गेनिज्म बनता है। इस तरीके से अगर हम देखें तो सेल इज द बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट। ये अगर आपसे 3 मार्कर में पूछा जाए व्हाई इज द सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो आप इन 2 पॉइंट्स को जो है मेंशन कर सकते हैं। साथ ही साथ सेल्स यूजुअली हैव द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, जब कभी भी सेल डैमेज हो जाती है तो सेल डिवीज़न की प्रोसेस से उनके जैसी ही सेल क्या हो जाती हैं, रिप्रोड्यूस हो जाती हैं। साथ ही साथ जितनी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, चाहे हार्मोन्स का या एंजाइम्स का रिलीज हो या फिर ऑक्सीजन को सक करना हो, ये सभी किसके माध्यम से होती हैं, सेल के माध्यम से ही होती हैं, राइट। अब साइंस की या बायोलॉजी की वह ब्रांच जिसमें सेल को स्टडी किया जाता है उसको ही क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी कहा जाता है। नाउ वी विल स्टडी डिस्कवरी ऑफ सेल, एंड दिस स्लाइड इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर 3 मार्कर क्वेश्चन, राइट, बिकॉज इन 3 मार्कर पूछा जा सकता है, राइट, हु डिस्कवर्ड सेल या हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। तो सेल से रिलेटेड जितनी भी डिस्कवरी हैं हम उनको यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहली चीज तो ये है कि द सेल वाज डिस्कवर्ड इन 1665 एडी बाय ब्रिटिश बोस्टनिस्ट रॉबर्ट हुक, बट ये एक डेड सेल थी। अब रॉबर्ट हुक ने इस सेल को कैसे डिस्कवर किया था वो भी समझते हैं। तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया था, राइट, एंड रॉबर्ट हुक सा मैनी माइक्रोस्कोपिक थिक वॉल्ड beehive लाइक स्ट्रक्चर्स, राइट। तो कुल मिलाकर मैं आपको बताऊं तो रॉबर्ट हुक ने एक कॉर्क का पीस लिया, राइट, और उस कॉर्क के पीस को जब माइक्रोस्कोप से देखा तो उन्होंने कॉर्क में बीहाइव लाइक, राइट, मधुमक्खी के छत्ते के समान स्ट्रक्चर्स देखी और उनको ही सेल का क्या दिया था, नाम दिया था, राइट। तो इस तरीके से रॉबर्ट हुक वाज द फर्स्ट पर्सन टू डिस्कवर सेल, बट दिस सेल वाज डेड, राइट। रॉबर्ट हुक ने कॉर्क में माइक्रोस्कोप के माध्यम से थिक वॉल, राइट, और वी हाइव लाइक जो स्ट्रक्चर्स देखी थी जिनको सेल का नाम दिया था। वहीं ल्यूमेनहाग वाज द फर्स्ट पर्सन हु डिस्कवर्ड द लिविंग सेल्स,
राइट। तो ल्यूवेनहॉक ने लिविंग सेल्स को जो है डिस्कवर किया था, और जो पोंड वाटर था उसमें लिविंग सेल्स को 1674 एडी में जो है डिस्कवर किया था, राइट। आफ्टर सम टाइम जो रॉबर्ट ब्राउन थे, रॉबर्ट ब्राउन ने सेल में न्यूक्लियस को क्या किया था, डिस्कवर किया था। और जो न्यूक्लियस है वो सेल की क्या होती है, कंट्रोलिंग यूनिट होती है, राइट। तो रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन द सेल एंड J.E. Purkinje, राइट, J.E. Purkinje named the liquid and organic matter in the cell as प्रोटोप्लाज्म। तो सेल में जो भी लिक्विड पाया जाता है या जो भी ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है उसको J.E. Purkinje ने ही क्या कहा था, प्रोटोप्लाज्म कहा था, राइट। इस तरीके से ये सेल से रिलेटेड डिस्कवरी हैं जो कि 3 मार्कर में पूछी जा सकती हैं। नाउ वी विल स्टडी सेल थ्योरी। अब ये भी 5 मार्कर में पूछा जा सकता है। व्हाट इज सेल एंड व्हाट इज सेल थ्योरी, राइट। सो वी हैव स्टडीड दैट द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट नोन एज सेल। और सेल थ्योरी सबसे पहले M.J. स्लाइडेन एवं थियोडोर स्वान के द्वारा जो है प्रेजेंट की गई थी 1838 में। तो 1838 में ये जो सेल थ्योरी थी ये प्रेजेंट की गई थी M.J. स्लाइडेन एंड थियोडोर स्वान के माध्यम से। एंड अकॉर्डिंग टू दिस सेल थ्योरी द फर्स्ट इज द बॉडी ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ 1 और मोर सेल। तो या तो एक या एक से अधिक सेल से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होती हैं उनकी बॉडी बनी हुई होती है। सेकंड क्या हो जाएगा, एवरी ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेट्स फ्रॉम अ सिंगल सेल। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका डेवलपमेंट जो सिंगल सेल से ही होता है। ईच सेल इज एन इंडिपेंडेंट यूनिट, राइट। हाउएवर जो सेल्स होती हैं वो मिलकर क्या करती हैं, ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करती हैं। बट किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो जितनी भी सेल होती हैं वो एक इंडिपेंडेंट क्या होती है, यूनिट होती है। साथ ही साथ जो न्यूक्लियस होता है, राइट, वो सेल डिवीजन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और सेल डिवीजन से ही क्या होता है, सेल्यूलर ग्रोथ होती है। सो दिस वाज द कंटेम्पोररी सेल थ्योरी, राइट। नाउ वी विल स्टडी मॉडर्न सेल्यूलर थ्योरी, राइट, या मॉडर्न सेल थ्योरी। ये भी जो है 3 मार्कर में या 5 मार्कर में पूछी जा सकती है। 3 मार्कर में पूछा जा सकता है, राइट, हु propounded द मॉडर्न सेल थ्योरी, राइट, या व्हाट इज मॉडर्न सेल थ्योरी, राइट। सो द मॉडर्न सेल थ्योरी वाज propounded बाय रुडोल्फ विचरो, right? So Rudolf Virchow propounded the modern cell theory, and according to this, new cells are formed from their preceder cells, और उन preceder cells को ही क्या कहा जाता है, parent cells कहा जाता है, right? उदाहरण के लिए जैसे अगर यहाँ पर दिस इज माई palm, राइट, अगर यहाँ की स्किन अगर जो है स्किन डिस्ट्रॉय हो जाती है तो यहाँ पर इसके समान ही सेल्स क्या होंगी, डिवीजन से सेल क्या होंगी, सेल डिवीजन होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर इस समान स्किन आएगी। यहाँ की सेल डैमेज होती है तो इस स्किन के समान ही क्या आएंगी, सेल आएंगी। इसका मतलब ये है कि न्यू सेल्स तो फॉर्म होती हैं बट किससे, प्रीसीडर सेल से। तो न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम देयर प्रीसीडर सेल्स। इसी वजह से जब भी बाल कटते हैं तो उनकी जगह पे नए बाल आते हैं, जहाँ की स्किन निकल जाती है वहाँ पर वैसी ही स्किन आती है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपके हाथ में आपकी गालों के समान या आपकी हथेली के समान स्किन आ जाए, क्योंकि सेल डिवीजन हमेशा प्रीसीडर सेल से ही होता है, जिसको पेरेंट सेल कहते हैं। सेकेंड, द सेल कंट्रोल्स द बायोलॉजिकल एक्टिविटीज टेकिंग प्लेस इनसाइड इट। साथ ही साथ सेलुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज कंट्रोल्ड बाय डीएनए। तो जो डीएनए वही सेलुलर स्ट्रक्चर को और सेलुलर फंक्शंस को क्या करता है, कंट्रोल करता है। देन फोर्थ, ईच सेल फंक्शंस इंडिपेंडेंटली, राइट। सो दिस इज द मॉडर्न सेल थ्योरी, right? Now we will study types of organisms on the basis of cell. This may be asked as a 3-marker question, right? So types of organisms on the basis of cell. The first is unicellular organism. अब यहाँ पर यूनि का मतलब क्या होता है, 1 होता है, तो सीधा हो जाएगा organisms that are made up of a सिंगल सेल। तो जो सिंगल सेल से बने हुए होते हैं उनको ही यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, जैसे अमीबा एंड पैरामीशियम। नेक्स्ट हो जाएगा मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, राइट।
organisms that consist of more than one or more than two cells are known as multicellular organism. For an example, जो animals हैं या plants हैं ये multicellular organisms होते हैं। साथ ही साथ ये तो हमने किसके टाइप्स देखे, ऑर्गेनिज्म के। तो ऑन द बेसिस ऑफ सेल देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेल्युलर एज वेल एज मल्टीसेल्युलर। नाउ वी विल स्टडी द टाइप्स ऑफ सेल, राइट। तो सेल भी कई प्रकार की होती हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर जो है समझें, एक तो क्या हो जाएगा, जो सेल टाइप है तो प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस के आधार पर दो प्रकार की सेल होती हैं, राइट। प्रोकैरियोटिक सेल एंड क्या हो जाएगा, यूकैरियोटिक सेल हो जाएगा। सेकंड, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल। इफ सेल्स आर फाउंड इन एनिमल्स तो उनको ही एनिमल सेल कहा जाता है, एंड इफ सेल आर फाउंड इन प्लांट्स तो उसको ही क्या कहा जाता है, प्लांट सेल कहा जाता है। तो वी will study these types of cells. So at first we will study types of cells on the basis of presence of nucleus, right. So there are basically two types of cells based on the presence of nucleus. One is prokaryotic cell, second क्या हो जाएगा, eukaryotic cell हो जाएगा। Remember ये 5 मार्कर में पूछा जा सकता है, what is the difference between प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, या फिर 3 मार्कर में पूछा जा सकता है व्हाट आर यूकैरियोटिक सेल्स और व्हाट आर द प्रोकैरियोटिक सेल्स, राइट। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर प्रोकैरियोटिक सेल एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल एंड द डिफरेंस बिटवीन टू। द फर्स्ट इज प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर प्रिमिटिव एंड सिंपल, अर्थात इनका डेवलपमेंट नहीं हुआ है या इनमें कई ऑर्गन्स क्या है डेवलप नहीं हुए होते हैं। सो बिकॉज ऑफ द अब्सेंस ऑफ डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स इनको सिंपल सेल कहा जाता है और ये क्या है प्रिमिटिव सेल भी मानी जाती हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स आर प्रिमिटिव सेल एंड सिंपल सेल। सेकेंड, प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एज वेल एज क्लियर न्यूक्लियर, राइट। तो हम यहाँ पर देख ही रहे हैं कि न्यूक्लियस के आधार पर ही प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एज वेल एज न्यूक्लियस। थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा कि जो मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स होते हैं, राइट, जिनमें मेम्ब्रेन पाई जाती है, तो मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, right, Golgi body, lysosomes are absent in the cytoplasm of prokaryotic cell, जबकि यूकैरियोटिक सेल में ये सभी मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। बट यहाँ पर ये आपको याद रखना है कि 70 टाइप ऑफ जो राइबोसोम्स हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। साथ ही साथ जो जेनेटिक मटेरियल होता है, द क्रोमोसोम found in these which are made up of a genetic material are present in undefined nuclear region, जिसको क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोइड कहा जाता है। जबकि यूकैरियोटिक जो सेल होती हैं उनमें जो न्यूक्लियस होता है इसी न्यूक्लियस में ही जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में अनडिफाइंड रीजन न्यूक्लियोइड होता है उसमें ही जो जेनेटिक मटेरियल है वो पाया जाता है। फोर्थ क्या हो जाएगा कि दीज सेल कंप्लीट लैक ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, राइट। साथ ही साथ जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती हैं। तो सिंगल सेल्ड जो ऑर्गेनिजम्स होती हैं उनमें प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती हैं। एग्जांपल्स प्रोकैरियोटिक सेल्स आर फाउंड इन बैक्टीरिया एज वेल एज ब्लू ग्रीन एल्गी, राइट। सो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर प्रोकैरियोटिक सेल, राइट, एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स, तो आप ये यहाँ पर लिख सकते हैं, राइट। नाउ वी विल सी द यूकैरियोटिक सेल, बट इफ द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल इज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन देन यू नीड टू रेडी फॉर दैट। अब यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं उनके जस्ट कंपैरिजन के लिए हूबहू पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। सबसे पहली चीज़ क्या हो जाएगी यहाँ पर, यूकैरियोटिक सेल्स हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल्स,
और ये जो है रिलेटिवली क्या होती है, एडवांस होती हैं और इनमें कई ऑर्गन्स पाए जाती हैं, इसलिए कॉम्प्लेक्स भी होती हैं। तो पहला डिफरेंस क्या हो जाएगा, प्रोकैरियोटिक सेल्स आर प्रिमिटिव एज वेल एज सिंपल, whereas eukaryotic cells have evolved from prokaryotic cells. Therefore जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं वो रिलेटिवली एडवांस होती हैं और कॉम्प्लेक्स होती हैं। दूसरा, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एज वेल एज क्लियर न्यूक्लियस, whereas eukaryotic cells have a fully evolved nucleus, राइट। तो इनमें न्यूक्लियस भी पाया जाता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी पाई जाती है, राइट। तो इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस दोनों ही पाए जाते हैं। ऑल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेन्स, या हम कह सकते हैं कि जो मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, ये प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं, बट ये यूकैरियोटिक सेल में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। वहीं जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं उनमें केवल और केवल 70s एस टाइप जो राइबोसोम है वो पाया जाता है, वेयर जो यूकैरियोटिक सेल होती हैं उनमें 70s और 80s दोनों टाइप का राइबोसोम जो है पाया जाता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं उनमें क्रोमोसोम जो है एक होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स कंटेंट मोर देन वन क्रोमोसोम, राइट। साथ ही साथ प्रोकैरियोटिक सेल lacks histone protein, whereas in eukaryotic cell DNA is associated with proteins and histone protein is present in eukaryotic cells। और वहीं प्लांट्स में इसके एग्जांपल देखें तो प्लांट्स और एनिमल्स में जो सेल्स पाई जाती हैं उनको ही क्या कहा जाता है, यूकैरियोटिक सेल कहा जाता है। नेक्स्ट, अब हम यहाँ पर समझते हैं सेल स्ट्रक्चर। तो ये हमने अभी तक जो सेल से रिलेटेड बेसिक इंफॉर्मेशन है उसको बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। यहाँ से अगर 3 मार्कर या 5 मार्कर क्वेश्चन आते हैं देन यू कैन आंसर। अब स्ट्रक्चर की बात करें तो सेल स्ट्रक्चर 11 मार्कर में भी पूछा जा सकता है, 5 मार्कर में भी पूछा जा सकता है और 3 मार्कर में जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो भी पूछे जा सकते हैं। तो सेल स्ट्रक्चर इज clearly mentioned in our syllabus, therefore you need to prepare this topic very carefully, right। तो सेल स्ट्रक्चर को हम यहाँ पर समझते हैं। सेल स्ट्रक्चर क्या होती है, देखिए पहली चीज तो द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट एंड दिस यूनिट इज नोन एज सेल। और जो सेल्स होती हैं वो भी डिफरेंट कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है जिनको क्या कहा जाता है, सेल ऑर्गेनेल्स कहा जाता है। तो सेल्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स विच आर नोन एज सेल ऑर्गेनेल्स। और जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो एक स्पेसिफिक फंक्शन को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, राइट। जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, राइट, सेल ऑर्गेनेल्स लिविंग स्ट्रक्चर्स होते हैं और देयरफॉर since cell organelles are living structures, therefore cell organelles are capable of performing all functions of life। जो सेल स्ट्रक्चर है, राइट, उसको हम इन 3 पार्ट्स में समझ सकते हैं। एक बात और, जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, राइट, सेल में जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो सभी सेल्स में एक समान ही पाए जाते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ सेल कैन बी अंडरस्टूड थ्रू दीज 3 पॉइंट्स। फर्स्ट इज सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड क्या हो जाएगा, द न्यूक्लियस हो जाएगा। यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म एंड जो न्यूक्लियस होता है उसको ही क्या कहा जाता है, प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। तो जो सेल है, सेल स्ट्रक्चर को हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो द सेल स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, राइट। जैसे मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ, जैसे ये क्या हो जाएगी, एक एनिमल सेल हो जाएगी, राइट। इस एनिमल सेल, जैसे ये एनिमल सेल हो जाएगी, तो ये जो सेल है इस सेल के चारों ओर एक क्या पाई जाती है, लेयर पाई जाती है, थिन लेयर पाई जाती है और उसी थिन लेयर को क्या कहा जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है, राइट। सो द थिक मेम्ब्रेन which is found outside of the cell is known as plasma membrane और cell membrane। तो सेल में एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है,
साथ ही साथ एनिमल सेल में केवल और केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। बट जो प्लांट सेल होती है उसमें सेल मेम्ब्रेन के भी बाहर जो है सेल वॉल पाई जाती है। फिर उस सेल मेम्ब्रेन, तो ये हो जाएगी सेल के चारों ओर जो द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द सेल इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। इस सेल के बीचों बीच राइट एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर पाया जाता है एंड दिस स्फेरिकल स्ट्रक्चर इज नोन एज न्यूक्लियस, राइट। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड जो न्यूक्लियस है उसके बीच में जो लिक्विड पाया जाता है, राइट, उसमें कई ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। तो राइट द लिक्विड बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस इज नोन एज साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में फिर कई ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, राइट। तो जो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ न्यूक्लियस होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, उसके चारों ओर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती है, राइट। और उसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो इस तरीके से बारीक राइट स्मॉल पॉइंट साइज्ड जो स्ट्रक्चर होते हैं उनको राइबोसोम्स कहा जाता है। फिर गोल्जी एपार्टस पाया जाता है, लाइसोसोम्स पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, प्लास्टेट्स, वेक्यूल्स पाए जाते हैं, सेंट्रोसोम पाए जाते हैं और माइक्रोबॉडीज पाई जाती हैं। तो ये जो सभी ऑर्गेनल्स होते हैं वो इस साइटोप्लाज्म में जो है पाए जाते हैं। फिर तीसरा क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस हो जाएगा। तो न्यूक्लियस में सबसे पहली चीज तो क्या पाई जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है, राइट। तो अराउंड न्यूक्लियस देयर इज अ लेयर विच इज नोन एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। अब इस जो न्यूक्लियर होता है इसमें भी विदाउट लेयर एक क्या होती है, स्पेरिकल स्ट्रक्चर होता है जिसको ही क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोलस कहा जाता है। और इस न्यूक्लियोलस के चारों ओर ही क्रोमेटिन पाए जाते हैं और उन्हीं क्रोमेटिन से क्या पाए जाते हैं, क्रोमोसोम पाए जाते हैं, राइट। तो इस तरीके से ये मैंने यहाँ पर रफ डायग्राम बनाया आपको समझाने के लिए, राइट। तो जो सेल स्ट्रक्चर है, सबसे पहली चीज तो ये द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट, जो कि एनिमल सेल में पाई जाती है, राइट। अलॉन्ग विद दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो प्लांट सेल होती है उसमें सेल वॉल भी पाई जाती है। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो लिक्विड होता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं और इसी साइटोप्लाज्म में ये 9 क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। फिर जो न्यूक्लियस होता है उसमें इतने ऑर्गेनेल्स जो है पाए जाते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, क्रोमेटिन एंड क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम्स हो जाएगा, राइट। अब यहाँ से जो ईच ऑर्गेनेल्स है वहाँ से 5 मार्कर क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। देयरफॉर वी हैव टू स्टडी दीज ऑर्गेनेल्स इन डिटेल। देयरफॉर it is not possible to cover all these organelles in this lecture. So in this lecture we will study plasma membrane as well as cell wall. उसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में हम साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले सेल ऑर्गेनेल्स को पढ़ेंगे। उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूक्लियस को बहुत अच्छे से समझेंगे, साथ ही साथ जीन को, क्रोमोसोम को, और उसके बाद वाले लेक्चर में हम सेल डिवीजन को पढ़ेंगे, राइट। सो लेट्स स्टडी द फर्स्ट सेल ऑर्गेनेल दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती क्या है उसको समझते हैं। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आल्सो टर्म एज सेल मेम्ब्रेन, राइट, ताकि आप ये हमेशा ध्यान रहे कि कई बुक्स में यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन भी मिलता है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। तो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आल्सो टर्म एज सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। ये पहली चीज जो है आपको याद रखनी है, राइट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली permeable membrane of the cell which is composed of lipid, layer and protein, right। हम कह सकते हैं सीधा सा कि the outermost, right, the outermost layer, right, lipid, layer and proteins, right। So the outermost layer of cell which is made up of lipid, layer and proteins, उसको ही क्या कहा जाता है, प्लाज्मा कहा जाता है, राइट। तो दो चीजें आपको यहां पर कंफर्म हुई, राइट। द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द सेल विच इज मेड अप ऑफ
or which is composed of lipid layer and proteins is known as plasma membrane, and plasma membrane is also termed as cell membrane or cytoplasmic membrane. जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। अब यहाँ पर समझिए, ये परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, मतलब some molecules can enter the permeable membrane। तो ये परमिएबल होती है, विच मीन्स इसमें से कुछ जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इसमें से होकर जो है न्यूक्लियस या सेल के अंदर आ सकते हैं या सेल से बाहर आ सकते हैं। और चूंकि दिस इज रिस्पॉन्सिबल कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये कुछ मॉलिक्यूल्स को तो सेल के अंदर आने देती है और कुछ को क्या कर लेती है, रोक लेती है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। इट फंक्शंस एज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन by permitting the entry of selective materials in and out of the cell according to requirement। तो ये जो सेलेक्टिव मटेरियल्स होता है उसको सेल के इन एंड आउट जो है परमिट करती है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। साथ ही साथ जो एनिमल सेल होती हैं, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती है, देयरफॉर दिस सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोवाइड्स शेप एंड प्रोटेक्ट्स द इनर कंटेंट्स ऑफ द सेल। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये प्लांट एंड एनिमल दोनों में ही क्या होती है, पाई जाती है। अब हम इसके फंक्शंस को पढ़ेंगे। फंक्शंस भी वही होंगे। सबसे पहली चीज तो ये है कि द प्लाज्मा मेम्ब्रेन helps to maintain shape of the cell in animal cell। Second, it provides mechanism support to the cell, तो ये सेल को सपोर्ट भी करती है। तीसरी चीज, it is permeable, it is selectively permeable membrane, therefore it controls the entry and exit of different types of molecules। साथ ही साथ ये सेल को कवरिंग भी प्रदान करती है। Also most important, it helps in the formation of cilia, flagelia, microvilli in animal cells। तो बिल्कुल सीधी सी यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाएगी। The outermost layer or covering of cell is known as plasma membrane, which is made of and composed of lipid layer and proteins। जिसको सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इट फंक्शंस एज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, क्योंकि ये कुछ सेलेक्टिव मटेरियल्स को इन एंड आउट के लिए परमिशन देती है, तो कुछ को क्या कर देती है, रोक देती है। वहीं एनिमल सेल में ये क्या करती है, एनिमल सेल में ये शेप एंड इनर कंपोनेंट्स को भी क्या करती है, सिक्योर करती है। जो इसके हमने यहाँ पर जो जानकारी पढ़ी वही इसके क्या है, फंक्शन है। पहला फंक्शन क्या होता है, इन एनिमल सेल्स इट मेंटेन्स शेप ऑफ द सेल, साथ ही साथ एनिमल सेल में ये सपोर्ट भी प्रदान करती है। इट इज सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, देयरफॉर ये एंट्री एंड एग्जिट ऑफ डिफरेंट जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको मेंटेन करती है, ये कवरिंग भी प्रदान करती है। साथ ही साथ it helps in the formation of cilia, flagella, microvilli in animal cells। नेक्स्ट ऑर्गेनेल्स क्या हो जाएगा, सेल वॉल हो जाएगा। अब देखिए, अभी मैंने बताया था कि जो सेल होती है उसकी आउटर मोस्ट लेयर क्या कहलाती है, आउटर मोस्ट लेयर मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। बट इन प्लांट सेल में इस सेल मेम्ब्रेन के भी चारों ओर एक लेयर पाई जाती है और उसी लेयर को क्या कहा जाता है, सेल वॉल कहा जाता है। सो अ सेल वॉल इज डिफाइंड एज द नॉन लिविंग कंपोनेंट कवरिंग द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अ सेल, और यहां पर दरअसल हमको लिखना चाहिए प्लांट सेल। So a cell wall is defined as non-living component covering the outermost layer of a plant cell। और इसका जो कंपोजिशन है वो ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है, और ये भी परमिएबल होती है नेचर में। इसके भी फंक्शंस क्या हैं, सबसे पहला फंक्शंस तो ये हो जाएगा, द सेल वॉल सेपरेट्स द इंटीरियर कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम द एक्सटीरियर एनवायरनमेंट।
तो जो सेल वॉल है वो एक्सटीरियर इन्वायरमेंट और सेल के अंदर का जो इंटीरियर कंटेंट है उसको सेपरेट करती है। साथ ही साथ जो सेल वॉल है वो प्लांट्स को सेफ, सपोर्ट एंड क्या करती है, जो है प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है। आल्सो इट प्रोटेक्ट्स द सेल मेम्ब्रेन एंड प्रिवेंट्स द सेल फ्रॉम ड्राइंग आउट। तो ये सेल मेम्ब्रेन को भी प्रोटेक्ट करती है, राइट, किसमें, प्लांट सेल में, एज वेल एज सेल को ड्राइंग आउट होने से भी क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। सो इन दिस वे, in this lecture we have studied plasma membrane as well as cell wall, right? In the upcoming lecture we will study different cell organelles of the cell. Till then, thank you.